तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई किया है बच्चों रॉलेट एक्ट के बारे में और जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। इस स्लाइड में हम लोग पढ़ाई करेंगे खिलाफत मूवमेंट यानी खिलाफत आंदोलन के बारे में। लेकिन सबसे पहले इस स्लाइड को पढ़ने से पहले हम लोग ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि ये जो खिलाफत वर्ड है ये आया कहां से, ये शब्द आया कहां से। तो एक कहानी तुमको सुनाते हैं टर्की का। टर्की को ही ऑटोमन अंपायर कहा जाता था, ऑटोमन अंपायर। ठीक, ऑटोमन अंपायर यानी कि टर्की का जो इंपेरर होते थे, इंपेरर यानी कि सुल्तान, इन्हीं को कहा जाता था खलीफा। यानी कि जो भी टर्की का इंपेरर बन जाता था यानी कि सुल्तान बन जाता था, वो अपने आप खलीफा बन जाता था। और खलीफा कौन होते थे? स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, यानी दुनिया भर के मुसलमानों के धार्मिक गुरु। जैसे दुनिया भर के क्रिश्चियंस के धार्मिक गुरु पोप कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से खलीफा दुनिया भर में रह रहे मुसलमानों का एक सर्वोच्च पद था, सर्वोच्च धार्मिक पद था खलीफा। और इसी खलीफा से आया खिलाफत। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि खलीफा कौन थे। टर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था और उनके पास कौन सा पावर था? स्पिरिचुअल पावर था, यानी कि वो स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक हेड थे। किसके थे? मुसलमानों के थे। अब आगे चलिए, पहला पॉइंट, रॉलेट सत्याग्रह वाज लिमिटेड टू सिटीज एंड टाउन्स। जब गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च किया तो उनको यह पता चल गया कि उनका जो सत्याग्रह है, आंदोलन है, वो लिमिटेड था, सीमित था। कहां पर? छोटे छोटे शहरों या बड़े बड़े शहरों तक, यानी शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी फेल्ट द नीड टू लॉन्च द मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। और अब गांधी जी को यह चाहिए था कि जो जो लोग उनके इस सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए हैं अब तक, उनको जोड़ा जाए और पूरे देश को मिला करके एक ब्रॉड बेस्ड यानी कि पूरा का पूरा देश सत्याग्रह में शामिल हो। तो गांधी जी को इतना पता चल गया, क्योंकि उस समय भाई भारत जो है आज भी गांवों का देश है। आज भी भारत की अधिकतर जो जनसंख्या वो गांव में रहती है। उस समय तो बहुत ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती थी, यानी मोर देन 85% पॉपुलेशन गांव में रहती थी। तो उसको भी इंक्लूड करना था। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को सनातनियों की पार्टी कहा जाता था, यानी कि हिंदुओं की पार्टी कहा जाता था। तो उसमें मुसलमानों का भी जो पार्टिसिपेशन था रॉलेट सत्याग्रह में, वो न के बराबर था, यानी कि बिल्कुल नहीं था। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करेंगे तो सबको क्या करना होगा? एक साथ लेकर के आना होगा। यही नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर। तो इस तरह का सत्याग्रह या आंदोलन या मूवमेंट तब तक सफल नहीं होगा हिंदुस्तान में जब तक, गांधी जी को ऐसा लगा कि जब तक हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ नहीं आ जाएंगे। यानी कि अब गांधी जी का मानना था कि अलग अलग नहीं, हम लोग सब लोग मिल करके अंग्रेजों से लड़ेंगे, क्योंकि अंग्रेजों से परेशान तो सब लोग थे। तो यही लिखा हुआ है कि नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज, यानी कि किसी भी प्रकार का ऐसा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट तब तक ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता था जब तक हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ नहीं आते। और कांग्रेस किसकी पार्टी थी? सनातनियों की पार्टी थी। कांग्रेस के सर्वोच्च पदों पर कौन बैठे हुए थे? ब्राह्मण, सनातनी वहां पर बैठे हुए थे। इसीलिए मुसलमानों को ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा दूर भागते थे, थोड़ा दूर रहते थे। लेकिन अब गांधी जी ने यह ठान लिया कि नहीं, अब दूर भागने नहीं देंगे, सबको एक सूत्र में बांधेंगे, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। अब आगे चलते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड विथ द डिफीट ऑफ ऑटोमन अंपायर, यानी कि टर्की। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दो फोर्सेस के बीच में हुआ था। कौन कौन से? सेंट्रल पावर और एलाइज। सेंट्रल पावर की तरफ से कौन कौन देश लड़ रहे थे? जर्मनी, ऑटोमन अंपायर यानी कि टर्की, और साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी। ये सारे कंट्रीज एक साइड थे। और एलाइज यानी कि मित्र देश में कौन कौन से प्रमुख थे? इंग्लैंड था, फ्रांस था, रसिया था, ये सब प्रमुख थे। तो जीत किसकी हुई थी? एलाइज की। ये याद रखना, यानी कि ऑटोमन अंपायर टर्की क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर में हारा था, इसकी हार हुई थी, डिफीट हुआ था। अ हार्श पीस ट्रीटी, इस लाइन को याद रखना। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिस्ट्री का चैप्टर था क्लास 9th में।
उसमें आप लोग ये लाइन पढ़े होंगे कि हिटलर वाज नॉट बॉर्न, ही वाज मेड, यानी हिटलर जो था वो पैदा नहीं हुआ था, उसको बनाया गया था। तो बनाने का कारण कहीं ना कहीं ये हार्श पीस ट्रीटी ही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारा था तो एक तो वो हारा था, उसके सैकड़ों मिलियंस ऑफ जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए थे, लेकिन हारने के बाद एक हार्श पीस ट्रीटी साइन करवाया था। किसने? फ्रांस और इंग्लैंड ने मिल करके। किस पर? जर्मनी के ऊपर। जर्मनी ने जितने भी हिस्से दुनिया के जीते थे वो जर्मनी को वापस करना पड़ा। इवन जर्मनी का अपना इलाका भी लौटाना पड़ा। किसको? फ्रांस को देना पड़ा। जर्मनी का एक इलाका है राइनलैंड जो कि बहुत ही रिसोर्सेज में रिच था, उसको भी देना पड़ा। किसको? फ्रांस को देना पड़ा। इसके अलावा युद्ध में जो नुकसान हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड का, वो भी चुकाना पड़ रहा था जर्मनी को, लगभग $6 बिलियन उस समय। यानी कि एक तो ये कंट्रीज हार गए और ऊपर से जो जीतने वाले कंट्रीज थे वो क्या कर रहे थे? उनका हारने के बाद उनका उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उनसे पैसे जुर्माने के तौर पे ले रहे थे, उनके एरिया भी छीन ले रहे थे, उनके पावर्स भी छीन ले रहे थे। तो इसी को कहा जाता था हार्श, यानी कि बहुत ही कड़ा अपमानजनक पीस ट्रीटी, यानी कि शांति का समझौता। कौन कर रहा था? जीतने वाले देश। किसके ऊपर लागू कर रहे थे? जो कंट्रीज हार गए थे। रिलेट कर सकते हैं हिटलर के कहानी से। यहां भी ऑटोमन अंपायर के साथ भी सेम कहानी हुई थी जो जर्मनी के साथ हुआ था। Was going to be imposed, यानी अब हार्श पीस ट्रीटी इंपोज होने वाला था, लागू होने वाला था। किसके ऊपर? टर्की के ऊपर, ऑन द ऑटोमन एम्पेरर। और टर्की के ऊपर मतलब जो वहां का शासक है, यानी कि खलीफा, सुल्तान, उसके ऊपर। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। यानी कि टर्की के जो शासक हैं, इंपेरर हैं, यानी कि टर्की के जो सुल्तान होते थे उनको कहा जाता था खलीफा। और खलीफा कौन होते थे? स्पिरिचुअल हेड, यानी कि रिलीजियस हेड, धार्मिक गुरु होते थे। किसका? इस्लामिक वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में रह रहे मुसलमानों के ये धार्मिक गुरु होते थे। इनको कहा जाता था खलीफा। हालांकि खलीफा का भी जो शासन था उसका भी अंत हुआ। वो कब हुआ? 1924 में, क्योंकि तुर्की के लोग ही उनके खिलाफ आंदोलन कर बैठे। तो 1924 में खलीफा का पद ही चला गया, वो खत्म हो गया। लेकिन ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं 1924 से पहले की कहानी पढ़ रहे हैं, तो उस समय तक खलीफा थे। आगे, टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स, देख लो। अब खलीफा के पास टेम्पोरल पावर होता था। टेम्पोरल पावर का मतलब क्या होता है? वर्ल्डली पावर, यानी शाब्दिक पावर। खलीफा ने जो कह दिया दुनिया भर के मुसलमान उसको फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे। इसी को कहा जाता है टेम्पोरल पावर। और ये कहां से आता है? स्पिरिचुअल से, यानी कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से आता है। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर, यानी कि हारने के बाद अब खलीफा का जो ये पावर था वो खतरे में आ गया था। अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो दुनिया भर के मुसलमानों ने खलीफा के पावर को बचाने के लिए अलग अलग कंट्रीज में क्या किया? आंदोलन किया। किसके खिलाफ किया? ब्रिटेन के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, रसिया के खिलाफ, जो एलाइज फोर्सेस थे उनके खिलाफ। क्यों किया? क्योंकि वो क्या करने वाले थे? इनके पावर को छीनने वाले थे। किनके? टेम्पोरल पावर। किसका? खलीफा का। तो भारत भी क्यों पीछे रहता? क्योंकि मुसलमान भारत में भी रहते थे। तो भारत में भी खलीफा के टेम्पोरल पावर को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाया गया। कहां? हमारे देश भारत में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स अगेन। खिलाफत कमेटी कब बनाया गया? 1919 के मार्च में, 1919 के मार्च में ही रॉलेट एक्ट पास हुआ था और मार्च में ही खिलाफत कमेटी बनाई गई। कहां पे? भारत में, बॉम्बे में। तो ये लाइंस याद रखिएगा। खिलाफत कमेटी कहां बनाया गया? बॉम्बे में। कब बनाया गया? 1919 में। क्यों बनाया गया? टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर, यानी खलीफा के पावर को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए ये कमेटी बनाई गई, खिलाफत कमेटी। आगे, Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with महात्मा गांधी। जो खिलाफत कमेटी या खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख लीडर्स थे, यंग लीडर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये नाम भी याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने गांधी जी से बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए मुसलमानों का, मैं बार बार कहता हूं कि सबके अंग्रेजों से लड़ने का कारण अलग अलग था। जैसे मुसलमानों का कारण क्या हो गया? खलीफा का पावर बचाना। हिंदुओं का कारण कुछ और था, हिंदुओं में भी जो राजा थे उनका कारण कुछ और था, जमींदारों का कारण कुछ और था, किसानों का कारण कुछ और था, मजदूरों का कारण अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने का कुछ और था, प्लांटेशन वर्कर्स का कारण एक था। लेकिन सबका दुश्मन कौन था? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। तो यहां पर गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली से मीटिंग किया और बोला कि देखिए आपके अंग्रेजों से लड़ने का कारण अलग है,
हमारा भी कारण हो सकता है कि अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको परेशान करने वाला जो दुश्मन है वो हमारा एक है। तो अगर हम अलग अलग लड़ते रहेंगे तो अंग्रेज हमको आसानी से हरा सकते हैं। आइए हम सब मिल करके अंग्रेजों से लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग, तो क्या होगा, हम अंग्रेजों से जीत सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, यानी गांधी जी डिस्कस करने लगे यूनाइटेड मास एक्शन, यानी कि हिंदू मुस्लिम सब मिल करके लड़ेंगे, किससे, अंग्रेजों से। आगे, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, गांधी जी को यह खिलाफत जो आंदोलन हो रहा था ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा, मौके की तरह दिखा, टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। अभी तक जितने भी सत्याग्रह हुए थे उसमें हिंदूज ही बढ़ चढ़ के महात्मा गांधी के साथ हिस्सा ले रहे थे, लेकिन अब गांधी जी चूंकि सोचे थे एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, तो उन्होंने मुस्लिम्स को भी उसी अम्ब्रेला के नीचे, यानी कि एक छत के नीचे हिंदू मुस्लिम सब बैठ करके बात करने लगे, किसके अगेंस्ट में, अंग्रेजों के अगेंस्ट में। गांधी जी को यह खिलाफत कमेटी जो बनाई एक मौके की तरह दिखा, यानी अपॉर्चुनिटी की तरह लगा। अगला, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, यानी सितंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ। कहां हुआ, कलकत्ता में हुआ। और ये जो भी शहर का नाम आता है बच्चों, इसको मार्क कर लेना, ये मैप में जरूर आता है। कलकत्ता बहुत मुश्किल नहीं है, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ये आपका होमवर्क रहेगा और आप कमेंट भी करेंगे कि आप कलकत्ता को मैप में मार्क करना सीख गए, क्योंकि अगर आप इसको मार्क करना सीख जाएंगे तो आप 1 मार्क्स श्योर ला सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि 3 मार्क करना तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, चंपारण कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, अहमदाबाद कहाँ है। कलकत्ता को मार्क करना, खुद से मार्क करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, यानी सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ कांग्रेस का, ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर द स्वराज। 1920 में यह डिसाइड किया गया कांग्रेस के अधिवेशन में कि हम लोग अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू करेंगे, यानी कि असहयोग आंदोलन, यानी कि अब ब्रिटिशर्स का किसी भी प्रकार से हम सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बच्चों हम लोग डिटेल में बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई करेंगे अगले स्लाइड्स में। तो अब इस कांग्रेस के सेशन में निर्णय हुआ कि खिलाफत आंदोलन को भी सपोर्ट करना है और स्वराज के लिए, यानी अपना राज, भारतीय स्वतंत्रता के लिए, अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए सब मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, सत्याग्रह करेंगे, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो यह होता है बच्चों स्लाइड कंप्लीट, खिलाफत मूवमेंट। आई होप कि खिलाफत मूवमेंट क्या था, इसकी पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। तो जो भी इंसान टर्की का इंपेरर बनते हैं, यानी सुल्तान बनते हैं, उनको एक पद दिया जाता है, उस पद का नाम है बच्चों खलीफा। और खलीफा जो होते हैं वो स्पिरिचुअल हेड होते हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, यानी दुनिया भर के मुसलमान के वो रिलीजियस हेड थे उस समय, ठीक है, यानी कि धार्मिक गुरु मानते थे मुसलमान। जैसे क्रिश्चियंस के पोप आज भी हैं, इसी तरह से मुसलमानों के लिए होते थे कौन, खलीफा। जैसा तुम लोगों को मैंने बताया है कि ऑटोमन अंपायर ने वर्ल्ड वार 1 लड़ा था, किसके साथ, जर्मनी के साथ। लेकिन जर्मनी और ऑटोमन अंपायर की हार हुई थी वर्ल्ड वार 1 में, और हार के बाद कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस, उन लोगों ने एक हार्श पीस ट्रीटी साइन करवाना शुरू किया उन देशों के साथ जिनकी हार हुई थी। एक तो वो हार गए, कितने सारे उनके रिसोर्सेज नष्ट हुए, उनके लोग मारे गए, और उसके बाद उस पर पीस ट्रीटी यानी शांति समझौता, वो भी जबरदस्ती, ह्यूमिलिएटिंग, अपमानजनक, तो उसमें डिसाइड हुआ था कि खलीफा का जो टेम्पोरल पावर है उसको छीन लिया जाएगा। ऐसा अंग्रेजों ने प्रपोज किया था, ऐसा होने वाला था। तो दुनिया भर के जो मुसलमान थे वो गुस्से में आ गए, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो भारत में भी मुसलमान रहते थे, भारत के मुसलमान भी गुस्सा हो गए अंग्रेजों से, तो उन्होंने खलीफा के इस पावर को, टेम्पोरल पावर यानी कि खलीफा का जो स्पिरिचुअल पावर यानी कि धार्मिक शक्ति को बचाने के लिए भारत में खिलाफत कमेटी बनाई, अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए। कब बनाई, 1919 के मार्च में बनाई। और कहां बना यह कमेटी, बॉम्बे में बना। अब गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगा, मौके की तरह लगा। क्यों, क्योंकि अभी तक गांधी जी जो भी सत्याग्रह लॉन्च कर रहे थे वो लिमिटेड था, यानी कि वो सीमित था, शहरों तक ही सीमित था। तो गांधी जी चाहते थे एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल मूवमेंट, यानी कि पूरा का पूरा देश शामिल हो, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं आते। तो ये खिलाफत कमेटी का बनना गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखा, मौके की तरह दिखा, ताकि एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे हिंदू मुस्लिम को बैठा करके ये समझाया जाए कि आपका दुश्मन एक है, चलिए हम लोग साथ में मिलकर के लड़ते हैं अंग्रेजों से या अंग्रेजों के खिलाफ। जिनमें 2 नेताओं का नाम प्रमुख है, मोहम्मद अली और शौकत अली। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मोहम्मद अली, शौकत अली दोनों भाई हैं यहाँ पे,
और ये गांधी जी के साथ डिस्कशन करना शुरू कर दिए, तो गांधी जी को भी एक मौका मिल गया कि सब कोई साथ में होकर लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। आप लोगों को भी पता है कि अगर यूनाइट होकर के लड़ा जाए तो जीत निश्चित होती है। तो कलकत्ता सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, ये कब हुआ था? सितंबर 1920। उसी में ये डिसाइड किया गया कि सारे के सारे लोग मिल करके अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे, जिसमें हमारा लक्ष्य रहेगा, अंग्रेजों से डिमांड रहेगा क्या? खिलाफत आंदोलन, यानी खलीफा के पावर को न छीना जाए, और साथ ही साथ स्वराज यानी अपना राज, देश को स्वतंत्र करो, देश को छोड़ करके अब बाहर जाओ। तो ये सारी कहानियां आप लोगों ने सीखी। तो आगे हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो इस स्लाइड में बस इतना ही। थैंक यू।